18वीं संसद का आज पहला दिन था। नवनिर्वाचित सांसद शपथ ले रहे हैं और आज अखिलेश यादव जब अपने 37 सांसदों के साथ संसद पहुंचे तो सारे लोगों की निगाहें अखिलेश यादव पर टिक गई। कारण यह था कि जहां एक हाथ में उनके संविधान की प्रति थी तो दूसरे हाथ से उन्होंने अवधेश पासी का दामन थामा हुआ था, यानी कि उनका हाथ थामा हुआ था। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी विधानसभा में जब अखिलेश यादव बैठते थे तो ठीक उनके बगल अवधेश प्रसाद पासी भी बैठते थे। क्या कुछ कहती है तस्वीर? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, क्या बानगी है आखिरकार इस तस्वीर से? क्या आप आशा करते हैं, क्या अनुमान लगाते हैं, आपके विचार क्या है इस तस्वीर के बारे में? विवेक, जैसा आप बता भी रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है। जब सत्र विधानसभा में दोनों लोग होते थे तो उनके बगल में अवधेश प्रसाद जी बैठे रहते थे। ये जो पीडीए का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये उनके बगल में बैठाना, ये कहीं ना कहीं वहीं से निकल कर सामने आया था। लेकिन इस पर बात करने से पहले हमें अखिलेश यादव को थोड़ा सा समझना होगा, और खास तौर पर उन लोगों को समझना होगा जो अभी 4 महीने पहले उनकी आलोचना करते थे। मैं ऐसा नहीं है कि वो राइट विंगर थे, दक्षिणपंथी थे। बहुत सारे जो अपने आप को जो बौद्धिक वर्ग कहते हैं, वो लोग आप आपस में जब डिस्कशन करते थे, अखिलेश यादव की आलोचना करते थे, समाजवादी पार्टी की आलोचना करते थे कि जिस तरह विपक्ष पूरा उत्तर प्रदेश में एकदम स्थिर हो गया है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। ये ज़्यादा दिन की बात ये है भी नहीं, ये जनवरी फरवरी की लगभग बात है। मार्च से चीज़ें शुरू हुई हैं, जब टिकटों का वितरण शुरू हुआ है, आपस में जो इंडिया गठबंधन में आपस में लोगों की बातचीत शुरू हुई है, तब ये चीज़ें धीरे धीरे करके निकल कर सामने आई हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए, अखिलेश यादव को 2017 बुरी तरह हारते हैं, 19 का चुनाव हारते हैं, 22 का विधानसभा चुनाव हारते हैं, तब जब उनकी सभाओं में खूब भीड़ उमड़ रही थी। मतलब इतनी भीड़ जो है, तमाम लोग ये कयास लगा रहे थे उस भीड़ को देखकर। और ये सही भी था कि मतलब जितना वोट परसेंटेज 2022 में अखिलेश यादव को मिला था, इतना कभी नहीं मिला है। और वो भीड़ देखकर ही लोग इस बात को भी कह रहे थे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, समाजवादी पार्टी की वापसी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। फिर इस चुनाव में भी हम देखते हैं कि पूरा सब कुछ शांत चल रहा था, लेकिन ऐसा माहौल बन गया। और 10 साल काफ़ी लंबा वक्त होता है। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी। कई चीज़ें अखिलेश यादव के साथ अच्छी हुई हैं। इस बार जो आप देख रहे हैं कि संसद में सब लोग जब घुसते हैं वहाँ पर, तो एक हाथ में संविधान है, दूसरे हाथ में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है सबसे बुजुर्ग जो है अवधेश प्रसाद जी जो हैं, वो काफ़ी बुजुर्ग सांसद हैं, काफ़ी वरिष्ठ भी हैं समाजवादी पार्टी के। जब उनका समाजवादी पार्टी बनी थी तब से उनके साथ में हैं। अच्छा, मैं ये जरा पूछूंगा कि अयोध्या से वो जीते, काफी हाईलाइट हुई अयोध्या इस दौरान, तो क्या उनके हाथ पकड़कर वहां पर ले जाने का मतलब ये था कि अयोध्या को हाईलाइट करना चाहते फिर से? अयोध्या को हाईलाइट कोई नहीं कर सकता, अयोध्या पहले से ही हाईलाइट है। तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव या अवधेश प्रसाद जी का हाथ पकड़ लेंगे तो अयोध्या हाईलाइट। नहीं, अयोध्या मेरा आशय हाईलाइट है। राजनीतिक तरफ नहीं, से। राजनीति तो यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप देखिए, अयोध्या विधानसभा में मात्र 4 से 5 हजार की लीड बीजेपी की थी। इस बार 4 विधानसभाओं में वो हार गई है। तब हारी है जब आसपास के तमाम क्षत्रपों को उन्होंने पार्टी में शामिल कराया था, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये जो चीजें चल रही हैं। अब कुल मिला के ये 27 का जो पूरा रण है काफी दिलचस्प हो गया है अभी से ही। और इस बार जो हम देखते हैं 14 में 19 में जिस तरह संसद सत्र चल रहे थे, इस बार उस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। विपक्ष मजबूत है और अभी से ही आप देखिए पूरा चुनाव गुजर गया, लेकिन अभी से पूरा संविधान वाली जो बात है लगातार सामने आ रही है। संसद में आज जब नवनिर्वाचित सांसद शपथ ले रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के मुखिया इस वक्त जो खड़गे साहब हैं और राहुल गांधी जी भी, उनके तमाम सांसद भी इसकी प्रति ले, संविधान की प्रति लेके अंदर गए। और जब प्रोटेम स्पीकर की शपथ की बात आई तो वहां पे एक हंगामा भी हुआ कि बोले कि ये जो है संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि जो सबसे सीनियर है, ज्यादा बार सांसद रह चुका हो, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। तो सुरेश को ना बना के प्रोटेम स्पीकर इनको बना दिया गया है, जो इनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, 7 बार से लगातार जीते हैं, भरतहर को।
तो ये किस आप अर्थ में इसको देखते हैं? देखिए, ये जो मसला है पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है। दूसरा ये कोई संविधान के विरुद्ध नहीं है। वो चाहें तो रवि किशन से भी मतलब शपथ प्रोटेम स्पीकर बनवा सकते हैं। होता क्या है कि ये एक लगातार जब सत्र विधानसभा हो या लोकसभा हो, जब सांसद या विधायक जीत के आते हैं, तो सबसे जो बुजुर्ग जो सांसद हैं, सबसे बुजुर्ग जो सांसद हैं, वो शपथ दिलवाने का काम करते हैं। कांग्रेस इस बात को कह रही है कि ये तो हमेशा होता आया है, तो इसको बदल क्यों रही है? ये कोई संविधान के विरुद्ध नहीं, वो चाहे किसी से भी वो शपथ दिलवा दें, किसी को प्रोटेम स्पीकर बनवा दें। अच्छा, 2017, 2019, 2022 के इलेक्शंस में लगातार हारने के बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व पे कहीं कहीं से सवाल उठने लगा था। 2024 के लोकसभा इलेक्शन ने जो ये सफलता उनको दी है, ये उससे बहुत तेजी से उभर कर सामने आया। सामने 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है, 3 साल बाद विधानसभा चुनाव। ये पीडीए गठबंधन का जो ये दौर है, ये क्या लगता है कि क्या गुल खिला सकता है, या फिर भाजपा जो अपना आत्ममंथन कर रही है हार के कारणों का, क्या वो अपनी विसंगतियों को दूर करके फिर से कमबैक कर सकती है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार नीट वाला मसला आप देख रहे हैं, पेपर लीक हुआ है, नेट का पेपर लीक हुआ है, और यूपी में तो बहुत बुरी स्थिति है। कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है जो लीक ना हो। पीसीएस के पेपर लीक हो जा रहे हैं, है ना? ये सब पहली बार हो रहा है यहाँ सब। तो ऐसा नहीं है कि संसद ठीक चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान आज शपथ ले रहे थे तो पता लगा शेम शेम, नीट के कांग्रेस के और विपक्षी जो सांसद चिल्ला रहे हैं, शोरगुल होने लगा। तो कुल मिला के ये है कि इस बार विपक्ष काफी रणनीति, मतलब लोगों का भी साथ है। देखिए, नेता कुछ नहीं होता है, जनता अगर उनके साथ में है तो नेता अपने आप चीजें आगे बढ़ा ले जाता है। आप देखिए कि इतना कुछ करने, क्या कांग्रेस की पॉलिसी खराब थी क्या? मतलब वो 19 में जब बहुत सारे उन्होंने मैनिफेस्टो लेकर आए थे, तब अच्छे उसमें योजनाएं थी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए, तमाम ऐसी योजनाएं थी। लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, है ना? 10 साल, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10 साल जो है काफी लंबा वक्त होता है, और कहीं ना कहीं जो है जनता में एक निराशा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर घर कर गई है। साथ में एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, यहाँ अमित शाह को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से ये पूरा जो चुनाव का जो पूरा चीजें जो हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोष कम और गृह मंत्री अमित शाह का दोष ज्यादा है, क्योंकि टिकटों का वितरण हुआ, पॉलिसीज का जिस तरह करना हुआ, सब कुछ वही देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारी तो जानकारी भी नहीं होगी क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, इन सब के बीच में एक और सवाल आपसे है कि एक लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक सक्षम विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है विपक्ष अब सक्षम हो गया है और अपनी रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, ये चीजें चलेंगी। और इस बार भी आप देख रहे हैं कि जो बीजेपी है काफी बुरी तरह घिरी हुई है। तमाम छात्रों का जो रोष है, इस बार चुनाव में आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज की बात आप हटा दीजिए, जो सवर्ण क्लास के जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर वो इंडिया गठबंधन के साथ में गए हैं। तो इस बात को भी मतलब नोटिस किया जाना चाहिए। और खास तौर पर जब पेपर लीक होता है, आप सोचिए नेट का फॉर्म जो 1000 रुपए का फॉर्म है नेट का, है ना? दोबारा कैसे एग्जाम कराएंगे? यूपी पुलिस का जो पेपर लीक हुआ था, सरकार ने कहा कि लीक नहीं हुआ है, बाद में पता चला कि पेपर लीक सरकार ने खुद माना और इसके बाद गिरफ्तारियां हुई। अभी नीट वाले जो एग्जाम में धर्मेंद्र प्रधान पीसी करते हैं, कहते हैं कोई लीक नहीं हुआ, तो तब जब लीक नहीं हुआ तो गिरफ्तारियां किस बात की हो रही हैं भाई? बहरहाल संसद का सत्र शुरू हो चुका है। 8 दिन में लगातार 8 बैठकें प्रस्तावित है। क्या कुछ आगे घटित होगा संसद में, इसके लिए हम लोग बने रहेंगे। शैलेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम विवेक, आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया।